हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर मैं आपको क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर इस टॉपिक को समझा रही हूं। डिबेंचर चैप्टर का एक वीडियो में बना चुके हूं, जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया था। आज ये इसका सेकंड वीडियो है कि डिबेंचर्स को इशू कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, छोटा ही वीडियो बनाऊंगे और इस वीडियो के बाद हम कर देंगे स्टार्ट हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर को बच्चों हिंदी में कहा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के भी हैं और जो वीडियोस देखते हैं, तो वो कहते हैं कि टॉपिक का नाम आप हिंदी में बता दिया कीजिए मैम। तो इसे कहा जाता है ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है, वैसे तो हिंदी इतनी डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हिंदी बड़ी डिफिकल्ट लगने लगती है। तो इशू ऑफ डिबेंचर को कहा जाता है ऋण पत्रों का निर्गमन। अब बताइए ये होता क्या है। देखिए, जिस तरह से कंपनी शेयर इशू करती थी, शेयर कैपिटल हम पढ़ के आ गए हैं, डिबेंचर पढ़ने आए हैं। जिस तरह से कंपनी शेयर इशू करती थी उसी तरह से डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से बता देती हूँ कि डिबेंचर कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, किसे, पब्लिक को। लेकिन यहाँ पर कंपनी अपनी ओनरशिप पब्लिक को नहीं देती, क्योंकि जब शेयर इशू करती थी तो कंपनी पब्लिक को अपनी ओनरशिप देती थी, कहती थी कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हमारी कंपनी के ओनर बन जाओ। लेकिन डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो वो क्या करती है, लोन लेती है। किससे, पब्लिक से, जिस पर वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ लोन चुकाती है और जितने सालों के लिए वो लोन लेना चाहती है उतने टाइम के लिए वो डिबेंचर इशू कर देती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक से लोन लेती है और पब्लिक कंपनी को पैसे देते हैं और साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी पब्लिक को दी जाती है कि यदि कंपनी वापस लोन नहीं चुका पाई तो पब्लिक वो सिक्योरिटी अपने पास रख लेगी। ये सिक्योरिटी एसेट्स हो सकती है, कोई भी मशीनरी हो सकती है, किसी तरह का कोई फर्नीचर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी में इशू डिबेंचर बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन और एनी प्राइवेट प्लेसमेंट। द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर सेम एज द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर। जिस तरह से कंपनी शेयर को इशू करती थी, सेम वैसे ही डिबेंचर को इशू किया जाता है। जिस तरह से शेयर को इशू किया जाता था, सेम वैसे ही प्रोस्पेक्टस निकाला जाता है और बताया जाता है कि भैया कंपनी डिबेंचर इशू करने वाली है। ठीक है, डिबेंचर जब इशू करती है तो एप्लीकेशन मनी के साथ कुछ पैसा लेती है, जो शेयर के साथ भी लेती थी। लाइक इन द केस ऑफ शेयर, द कंपनी में कॉल अमाउंट डिबेंचर, लमसम और इंस्टॉलमेंट। जिस तरह से शेयर में इशू होते थे तब कंपनी क्या करती थी, या तो पूरा पैसा एक साथ ले लेती थी, जैसे उसने 10 रुपए का शेयर इशू किया होता था तो पूरा पैसा एक साथ मांग लेती थी, पूरा का पूरा 10 रुपए, या क्या करती थी, इंस्टॉलमेंट में मांगती थी। ठीक है, जैसे 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और बाकी कॉल्स मांगती थी। तो उसी तरह से यहाँ पर डिबेंचर में भी इसी तरह से होता है, या तो पूरा पैसा एक साथ मांग लेते हैं, लमसम मांग लेते हैं, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं। अब यहाँ पर डिबेंचर कैसे इशू किए जाते हैं, सेम वैसे ही इशू किए जाते हैं जैसे शेयर में किए जाते थे। फॉर कैश के लिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी। यहाँ पर यदि कोई एक चीज़ नहीं है तो वो है कोलेट्रल सिक्योरिटी, जिसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। कैश में क्या होता है कि जो डिबेंचर इशू किए हैं उसमें जो पैसा लिया जाता है वो कैश के रूप में ले लिया जाता है या चेक से ले लिया जाता है। सेकंड वाले में क्या होता है, कैश के अलावा कोई एसेट्स ले ली जाती है। और तीसरा होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। यहाँ पर इसके हिंदी में मीनिंग लिखे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। अब डिबेंचर सेम वैसे ही इशू किए जाते हैं जैसे शेयर इशू किए जाते थे, एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर। मतलब जो प्राइस है शेयर का, जैसे मुझसे बार बार शेयर निकले जा रहा है, वैसे आपसे ही हो सकता है डिबेंचर चैप्टर करते समय बार बार शेयर निकले। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम डिबेंचर पढ़ रहे हैं और हर चीज में हमें डिबेंचर का नाम लेना है। तो डिबेंचर एट पार पर भी इशू किए जा सकते हैं, जैसे 10 रुपए का डिबेंचर है उसे पूरा 10 रुपए में इशू कर दिया। ठीक है, प्रीमियम पर किए जा सकते हैं, 10 रुपए का डिबेंचर है उसे 12 पे कर दिया।
और डिस्काउंट पे भी किए जा सकते हैं। 10 का डिबेंचर है और 9 पर कर दिया, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी मैंने यही लिखा है कि पार क्या होता है कि 100 रुपये का डिबेंचर है और 100 में ही इशू कर दिया। यहाँ पर 100 का डिबेंचर 125 में इशू किया है और यहाँ पर 100 का डिबेंचर 90 में इशू किया है। ये वही चीज़ें हैं सारी जो हमने कहाँ पर पढ़ी थी, जो हमने कहाँ शेयर कैपिटल में पढ़ी थी। ठीक है, अब चलिए इसमें नेक्स्ट क्या है, इसे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन भी सेम वैसा ही है जो हमने शेयर कैपिटल में पढ़ा था। यहाँ पर मैंने उसका हिंदी मीडियम में वालों के लिए भी नाम लिख दिया है। जब डिबेंचर के लिए कंपनी क्या करती है, इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। जैसे शेयर इशू होते थे वैसे डिबेंचर इशू होते हैं। तो जैसे उसने बोला कि मुझे 50,000 डिबेंचर इशू करे उसने, ठीक है, और एप्लीकेशन आ गए 60,000 के लिए, तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 50,000 डिबेंचर इशू किए थे और एप्लीकेशन आ गया 60,000, तो 10,000 क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इसकी भी वही तीनों मेथड है कि या तो जो ज़्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन उसको वापस कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन मनी भी ले लेती है वो। जब डिबेंचर इशू करती है तो एप्लीकेशन पर डिबेंचर इशू करती है और उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी ले लेती है। तो या तो क्या करो कि जो एक्सेस आए हैं उन्हें वापस कर दो, या प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, मतलब अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर दो, और या इन दोनों का यूज कर लो। ये शेयर कैपिटल वाली ही सारी प्रोसेस है। नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन। यही चीज है कि 50,000 के शेयर इशू करें, 40,000 का एप्लीकेशन आया, मतलब क्या हुआ, कम का आया, तो उसी तरह से करना है जैसे हमने शेयर कैपिटल में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी सेम वैसा ही है जैसा शेयर कैपिटल में था कि यहाँ पर कैश या चेक के बदले कोई एसेट्स को ले लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज है, ठीक है, जो यहाँ तक की चीजें सेम है। नेक्स्ट क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी है, जो मैंने आपको बोला था बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जनरल एंट्रीज। ठीक है, क्या अलग है यहाँ पर, जर्नल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज में क्या चीज अलग आती है, जनरल एंट्रीज में यहाँ पर अलग आता है नाम। पहली एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट। ये किसके लिए बता रही हूं मैं, शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है ना, शेयर के लिए बता रही हूं। शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री होती थी हमारी फर्स्ट वाली। अब हमें ये किस चीज के लिए होती थी, शेयर के लिए होती थी। अब यहां पर मुझे करनी है डिबेंचर के लिए, तो डिबेंचर के लिए मैं क्या एंट्री करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट ही रखूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्या लिखूंगी मैं, इसे काट के लिख देती हूं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब क्या हुआ, ये जो शेयर है, ठीक है ना, ये जो शेयर है, इस शेयर की जगह क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर लिखेंगे। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते थे ये। अब यहां पर क्या करेंगे, ये दूसरी एंट्री करते थे, यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर हम करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो परसेंट है डिबेंचर का, जो परसेंट है डिबेंचर का, परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कैपिटल नहीं आएगा, तो परसेंट है। अब परसेंट क्या होता है, यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना, जो मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूं, जितना परसेंट पे इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर दिया जा रहा है उस परसेंट को यहां पर लिखा जाता है। जैसे 8% पे दिया जा रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा 8% डिबेंचर, 9% पे दिया जा रहा है तो लिखना पड़ेगा 9% डिबेंचर। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर परसेंट लगाकर टू डिबेंचर अकाउंट लिखना है। क्लियर हो गई ये चीज।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्रीज होती हैं कौन सी, जैसे ये तो हमने लमसम वाली कर दी, अब जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट की हुई, कॉल्स की हुई, तो उन सब में आपको ध्यान रखना है कि शेयर वर्ड का यूज़ नहीं करना है, हमको हर जगह डिबेंचर वर्ड का यूज़ करना है, और जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल आता था वहाँ पर वो % लगाकर ये डिबेंचर को लिखना है, ठीक है। कैपिटल नहीं आएगा, सिर्फ डिबेंचर आएगा। क्लियर हो गई ये चीज़। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोलेट्रल सिक्योरिटी, सहायक प्रतिभूति, हिंदी में मीनिंग है उसका, ठीक है। अब कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है, यहीं पर थोड़ा सा एक डायग्राम जैसा बना के समझा देती हूँ, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेते हैं पहले। अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखिए हम इसे ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। एक मैंने ये जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने रमन लिमिटेड का। रमन लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी, इसका प्राइस है 10 लाख। कितना प्राइस है इसका, 10 लाख। अब ये मशीनरी खरीदने के लिए रमन लिमिटेड के पास पैसा नहीं है, उसे खरीदना है, उसे नीड है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैंक के पास, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास, और बैंक से बोलेगा कि मुझे लोन दे दो। अब बैंक क्या करेगी, कितने का लोन चाहिए उसको, 10 लाख का, ठीक है। कितने का लोन चाहिए, 10 लाख का। बैंक क्या करेगी, इस रमन लिमिटेड को लोन दे देगी, ठीक है, लोन दे देगी। लेकिन बैंक रमन से बोलेगी कि ये जो तुम्हारी मशीनरी है इसको मैं क्या करूँगा, अपने पास रखूँगा, कैसे, सिक्योरिटी के लिए। तो वो तो होता ही है, हमने देखा ही है कि कोई भी चीज़ लोन पर जब ली जाती है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी जाती है। तो ठीक, रमन कहता है ठीक है आप इसको रख लीजिए। तो जब बैंक इस रमन लिमिटेड से ये मशीनरी अपने पास रखेगा तो इसे कहेंगे मॉर्गेज करना। क्या बोलेंगे इसे, मॉर्गेज करना, कि मशीनरी खरीदने के लिए 10 लाख का लोन चाहिए था और ये 10 लाख का लोन उसने बैंक से लिया, बैंक ने उसकी मशीनरी अपने पास रख ली, मशीनरी को उसने मॉर्गेज कर दिया। पर ये मॉर्गेज करना क्या कहलाता है, प्राइमरी सिक्योरिटी। अब बैंक जो है, बैंक ये कहेगा यार तुम्हारी 10 लाख की मशीनरी है, 10 लाख का ही तुम मुझसे लोन ले रहे हो, मैं तुम्हें लोन एक ही शर्त पे दूंगा, जब तुम मुझे कोलेट्रल सिक्योरिटी दोगे। अब कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है, कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब है कि जितनी चीज़ के लिए तुम लोन ले रहे हो उससे ज़्यादा की चीज़ बैंक में सिक्योर करना। जैसे आपने 10 लाख की मशीनरी ले रहे हो, आपकी मशीनरी की कीमत है 10 लाख, आपने 10 लाख रुपए बैंक में रख दिया, अब आपको कम से कम 2 लाख ऊपर या 3 लाख या 5 लाख ऊपर की सिक्योरिटी और बैंक को देनी पड़ेगी, जिसे कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बैंक को ये फील होने लगता है कि नहीं ये लोन हो सकता है ये व्यक्ति नहीं चुका पाएगा, तो वो एडिशनल सिक्योरिटी भी अपने पास रखती है। अब ये एडिशनल सिक्योरिटी 2 तरह की हो सकती है, या तो वो ये वाली मशीनरी रख ले, ये तो रख ही ली है उसने, या तो वो एक और मशीनरी रख ले या कोई सा फर्नीचर रख ले बैंक जिसकी कीमत 3 लाख हो, ठीक है। या तो ये मशीनरी रख ले, ये मशीनरी रख ली और ये फर्नीचर रख लिया, मतलब 10 लाख का उसने लोन लिया तो 10 लाख की मशीनरी तो रखी बैंक ने, 3 लाख का फर्नीचर रख लिया। पर कभी कभी क्या होता है, कंपनी डिबेंचर रख लेती है। क्या रख लेती है, डिबेंचर रख लेती है। देखिए ये क्वेश्चन में दिया है ना, रमन लिमिटेड परचेज मशीनरी 10 लाख एंड टुक अ लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द मशीनरी मॉर्गेज द मशीनरी इज मॉर्गेज टू द बैंक प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मतलब मशीनरी को किस बेसिस पे मॉर्गेज कर लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी पे। और रमन लिमिटेड ने जो 15,000 शेयर इशू किए थे 8% डिबेंचर पर 100 ईच उसका प्राइस था, वो ऑल्सो सिक्योर द लोन, मतलब उसने जो कोलेट्रल सिक्योरिटी था उसके लिए उसने क्या दे दिया, ये फर्नीचर को ना देकर डिबेंचर को दे दिया। तो डिबेंचर क्या हो गए, कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्योंकि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या हो गए, क्योंकि पैसा लिया था उसने जनता से, पब्लिक से पैसा लिया था
और वो पैसा उसके पास है डिबेंचर के रूप में, तो वो डिबेंचर उसने कहाँ पर रख दिए, बैंक में रख दिए एडिशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये क्या हुआ है, डिबेंचर इशूड टू द फर्दर सिक्योर लोन कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये डिबेंचर क्या हो गए, कोलेटरल सिक्योरिटी हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं चाहती तो इस पर एक अलग वीडियो बना देती, पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना। मैं शॉर्ट वीडियोस नहीं लाती हूँ, इसीलिए मैं पूरे टॉपिक वाइज वीडियोस लाती हूँ कि आप फटाफट समझ लें। अब जब कोलेटरल सिक्योरिटी होती है तो इसकी दो मेथड होती है। पहली मेथड में किसी तरह की कोई एंट्री पास नहीं होती, और दूसरी जो मेथड होती है उसमें जनरल एंट्री पास होती है। पहली मेथड में इसलिए नहीं होती क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटी है, तो कंपनी सोचती है कि क्यों जनरल एंट्री करें, ठीक है। लेकिन जो दूसरी मेथड है उसमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें कौन सी मेथड का हमें यूज करना है वो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में भी इसे शो करना पड़ता है। तो कहाँ पर शो करते हैं, डिबेंचर इशूज एज कोलेटरल सिक्योरिटी बीइंग द लोन ऑफ द कंपनी, सो इट इज शोन द नोट ऑफ अकाउंट ऑफ द लोन सिक्योरिटी बाय डिबेंचर। मतलब इसे कहाँ शो करना पड़ता है, इसे हमें नोट ऑफ अकाउंट में शो करना पड़ता है। किस नाम से, लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर के नाम से। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो मेन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट द फेस वैल्यू। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है वो हमेशा 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 जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है उसी पर कैलकुलेट होता है। इट मे बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब डिबेंचर पे इंटरेस्ट किस तरह से पे किया जाएगा कंपनी के द्वारा, वो डिपेंड करता है जो उसने लिखा होगा अपना जो वो डॉक्यूमेंट था उसमें, कि क्वार्टरली पे करेगी, हाफ ईयरली करेगी या ईयरली करेगी। रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज प्रीफिक्स्ड टू द डिबेंचर। मतलब जब वो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है तो वहीं पर लिखा होता है कि डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। जैसे 9% बोला होगा तो लिखेंगे 9% डिबेंचर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा परसेंट को आगे लिखना है डिबेंचर के। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपके क्वेश्चन में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इट इज पेबल इवन द कंपनी कर लॉस। कंपनी को चाहे लॉस हो गया, कंपनी को अपनी एसेट्स बेच कर भी इस डिबेंचर के लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उससे शेयर होल्डर को कोई, सॉरी, डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है। जैसे शेयर होल्डर होता था वैसे ही डिबेंचर होल्डर होता है। डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है कि कंपनी को लॉस हो रहा है, अपनी एसेट्स बेचो और हमारा लोन चुकाओ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मीन्स इट हैज टू बी पेड इवन द कंपनी कर लॉस। वही बात है जो अभी मैंने बोली, वही लिख दी उन्होंने, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, when interest is due, when interest is paid। तो वही एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सॉरी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस एंट्री को समझेंगे। और तीसरी भी वही है, ट्रांसफर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसके लिए ये एंट्री होगी। तो ये एंट्रीज को हम डिटेल में क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक है। तो आज ये दो ही इंट्रोडक्शन वीडियो हैं, पहला इंट्रोडक्शन एंड सेकंड इशू ऑफ शेयर। अब जो स्टार्ट करेंगे, अब हम वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो जल्दी से कल के वीडियो के लिए तैयार रहिए। हम TS ग्रेवाल की बिल्कुल नई एडिशन के बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। बाय बाय।